नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त परविंदर। चुनावी माहौल है और चुनावी वक्त है। सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बार दक्षिण हरियाणा में कमल खिलेगा या फिर कमल मुरझाएगा। क्या वहां पर हाथ का पंजा इस बार चलेगा या नहीं चल पाएगा? क्योंकि दक्षिण हरियाणा पर जितनी पकड़ राव इंद्रजीत की मानी जाती है, उतनी पकड़ किसी की नहीं मानी जाती। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। फिलहाल वो केंद्र में मंत्री हैं और इस बार जिस तरीके से हवा थोड़ी विपरीत बह रही है, उसके हिसाब से राव इंद्रजीत लगातार आला कमान पर दबाव भी बना रहे हैं। क्या उनके जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ की। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें आती हैं: नारनौल, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी और अटेली। और खास तौर पर इस बार सबकी नजरें अटेली पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वो पिछली बार भी अपनी बेटी के लिए वहां से टिकट मांग रहे थे। इस बार उनकी टिकट कटेगी या उनको टिकट मिलेगी? तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा हमारे साथ मौजूद है। नीरज, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। नीरज, अगर हम दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं और महेंद्रगढ़ जिला जो है बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ एरिया हमारा, तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिलता है महेंद्रजीत का। तो इस बार यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं? जरूर, महेंद्रगढ़ अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जैसे आपने बताया हमारे दर्शकों को कि 4 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर, और राविंद्रजीत का प्रभाव क्योंकि अहिरवाल में है, तो अहिरवाल की ही बेल्ट में महेंद्रगढ़ का जो जिला है वो आता है। और चारों विधानसभा में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत के काफ़ी समर्थक हैं, और ये देखा भी गया कि लोकसभा चुनाव में भी इन चारों की चारों विधानसभा से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे खासे मार्जिन से वहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। हालांकि महेंद्रगढ़ से ही राव दान सिंह जो है वो खड़े हुए थे, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से, और उसके बावजूद भी बीजेपी ने उनके ही गृह जिले से जो है अच्छे खासे मार्जिन से वहाँ पर जीत हासिल की थी। और अब की बार भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद है बीजेपी को कि दक्षिण हरियाणा की जितनी भी सीटें हैं उसमें से महेंद्रगढ़ जिले की चारों सीटों पर अब की बार फिर से कमल खिले। और जैसा कि पिछली दफ़ा हुआ था, अब की दफ़ा भी राविंद्रजीत की कोशिश यही रहेगी। और इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे अटेली और नारनौल की बात करें तो वहाँ पर राव इंद्रजीत चाहेंगे कि उनके ही समर्थकों को जो है वो कहीं ना कहीं टिकट मिले। नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो वहाँ पर तकरीबन तय है कि बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी, क्योंकि रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार होंगे और अभय यादव जो है, जो मंत्री भी है हरियाणा सरकार में मौजूदा वक्त में, उनका भी टिकट तकरीबन मिलना तय है नांगल चौधरी से। नीरज, अगर हम बात करते हैं, हम महेंद्रगढ़ विधानसभा की पैसे से पहले बात कर लेते हैं, तो यहाँ से रामविलास शर्मा की टिकट फाइनल है लगभग। और दूसरी तरफ राव दान सिंह जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव जरूर हार गए थे, उनकी टिकट भी कांग्रेस की तरफ से फाइनल है। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है, कौन वहां सीट निकाल सकता है? जरूर, अगर महेंद्रगढ़ विधानसभा की अगर हम बात करें तो मुकाबला काफ़ी क्लोज है। हालांकि मुझे लगता है महेंद्रगढ़ में कहीं ना कहीं पिछली दफ़ा 2019 में जिस तरीके से राव दान सिंह ने वहाँ पर विजय प्राप्त की थी, कुछ वक्त पहले तक तो हम ये अनुमान लगा सकते थे कि राव दान सिंह कहीं ना कहीं इस सीट पर थोड़ा एज ले रहे हैं। पर लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा उल्टा हुआ, खुद अपनी ही विधान जिले की उस सीट से वो हारे थे। पर विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव थोड़ा सा अलग होता है। पर अब क्योंकि कहीं ना कहीं नज़र यही आ रहा है कि बीजेपी जो है रामविलास शर्मा को एक बार फिर से वहाँ पर मौका देने वाली है। कुछ जो स्थानीय जो लगातार जो सर्वे जो पार्टी ने भी करवाए हैं और लगातार जो है हम भी लोगों से मिले हैं, तो मांग काफ़ी यही थी कि अब की बार शायद बीजेपी वहाँ पर रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ की जगह और कहीं पर शिफ्ट करे, किसी नए उम्मीदवार को वहाँ पर टिकट दे, तो बीजेपी वहाँ पर मुकाबला अच्छा खासा और दे पाएगी। हालांकि दान सिंह और रामविलास शर्मा का मुकाबला अब आज भी सीधा सीधा है, पर मुझे फिर भी लगता है कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ जिले की ये जो महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट है वहाँ पर राव दान सिंह सही मायने में अगर बात करें तो वो अपनी इस सीट को कुछ मार्जिन से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी से जो है पार्टी जो है टिकट वितरण करेगा, उसके बाद और जो उम्मीदवार जो है जो
एक उम्मीद लेकर जो है पिछले काफ़ी वर्षों से तैयारी कर रहे हैं कि वो बीजेपी या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। अगर वो टिकट नहीं मिलती है तो किस निराशा, कौन सी निराशा उनको हाथ लगती है। पिछली बार एक निर्दलीय थे जो है संदीप एसटीएम, वो भी अच्छी खासी वहाँ पर वोट लेकर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि महेंद्रगढ़ में सिर्फ और सिर्फ जो है पिछले चुनाव की अगर देखें तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, पर मुझे लगता है अब की बार हरियाणा के और विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले एक बार फिर से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही होता हुआ नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में निर्दलीय कोई बागी जरूर हो सकता है, पर इनेलो या फिर जेजेपी का उम्मीदवार वहां पर मुझे लगता है इतना ज़्यादा मुकाबला त्रिकोणीय नहीं कर पाएगा। पर फिर भी बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला जो है वो नेट टू नेट इस वक्त नजर आ रहा है। नीरज, अगर हम नारनौल सीट की हम बात करते हैं तो इस बार यहाँ से कौन कौन से उम्मीदवार हैं, किसको टिकट फाइनल लगभग यहाँ से? नारनौल विधानसभा की अगर बात करें तो पिछले बार नंबर 2 और नंबर 1 पर जो उम्मीदवार रहे थे, जो टिकटार्थी जो रहे थे, ओम प्रकाश जिन्होंने वहाँ से विधायक बने थे, वो और कमलेश सैनी जो जेजेपी से वहाँ पर चुनाव लड़ी थी, और नंबर 3 पर वहाँ पर कांग्रेस रही थी। अब की बार कांग्रेस का उम्मीदवार एक्चुअल में वहाँ पर नंबर 3 पर जो राव नरेंद्र थे, वो वहाँ पर उनका नाम नारनौल विधानसभा में नहीं है, वो अटेली से अब की बार तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में जो, क्योंकि नारनौल विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर यादव वोट और सैनी वोटों की अच्छी खासी तादाद है, तकरीबन 25,000 के आसपास वहाँ पर सैनी वोटर भी है। यही वजह है कि पिछली बार जेजेपी का अपना वोट नहीं था, कमलेश सैनी का वोट था, और वो दोबारा से एक बार अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो दोबारा से बीजेपी में शिफ्ट हो गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ही नायब सिंह सैनी ने कमलेश सैनी को बीजेपी ज्वाइन की है। तो उम्मीद यही थी कि बीजेपी अब की बार सैनियों के वोटर और यादव के वोटरों को पलस लेकर वहाँ पर चुनाव लड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस के लिए कोई बड़ा चेहरा वहाँ पर है नहीं, मुझे लगता है ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी आसानी से निकालेगी। अगर उम्मीदवार की अगर बात करते हैं तो एक बार फिर से ओम प्रकाश यादव पर बीजेपी अपना दाव खेल सकती है। हालांकि कमलेश सैनी की बात करें, वो भी टिकट कि लाइन में दौड़ लाइन में है। भारतीय सैनी भी है एक जो है सैनी से समाज से आते हैं, वो भी टिकट की दौड़ में, पर इन पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है वो ओम प्रकाश यादव पर ही लगता है कि वो मोहर उनके नाम पर ही लगना तय है। एक सबकी नजरें जो है वो अटेली पर टिकी हुई है, क्योंकि अटेली से बार बार नाम निकलकर आरती राव का नाम निकल सामने आ रहा है कि इंद्रजीत की लड़की, पिछली बार भी उन्होंने खूब दबाव बनाया था। इस बार बीजेपी स्थिति में नहीं है कि वो उनकी बातों को इनकार कर दे रहा हो इंद्रजीत की, तो क्या लगभग टिकट फाइनल है? जरूर आरती राव की अगर बात करें तो पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, राविंदरजीत ने भी काफी कोशिश की थी कि उनकी बेटी को चुनाव लड़े। अब की बार खबरें यही निकल कर सामने आ रही हैं कि जो है मीटिंग में राविंदरजीत को जो उनकी बेटी को टिकट मिलना तकरीबन तय है। अब उनको तय करना था कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे। ऐसे में वो चाहेंगे कि सेफ सीट हो, अटेली विधानसभा उन्हीं दक्षिण हरियाणा की सेफ सीटों में आती है, क्योंकि जहाँ पे राजनीति करते हैं राव इंद्रजीत, अगर उसकी बेटी चुनाव हार गई तो दबदबा खत्म है। यही वजह है कि परमिंदर की कोसली भी एक ऑप्शन था, ऑप्शन अब भी है कोसली भी, हालांकि टिकटों का वितरण नहीं हुआ है। ऐसे में राविंदरजीत के सामने भी जो 2 ऑप्शन थे, जिसमें कोसली भी था और अटेली भी थे, ऐसे में उनको खुद पता है कि कोसली से जगदीश यादव जो उनके विरोधी हैं, कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर मुकाबले का एक अंदेशा था। ऑप्शन में अटेली विधानसभा में कहीं ना कहीं राविंदरजीत को भी लगता है कि वो सेफ सीट है और वहाँ पर उनकी बेटी इस सीट को निकाल सकती है। पर वहाँ पर भी टिकट वितरण से पहले ही संतोष यादव जो डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं, वो भी ऐलान कर चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी। तकरीबन उनका चुनाव लड़ना तय है, और उनका ये भी है कि राविंदरजीत पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये निशाना ही है कि उनका चुनाव लड़ना तय है, और कहीं ना कहीं ऊपर से ये तय नहीं होगा कि आरती राव को ही बीजेपी वहाँ पर उम्मीदवार तय करे। तो टिकट से पहले ही अटेली से भी एक थोड़ी सी जो बगावती सुर की जो भनक जो है वो कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस, क्योंकि नारनौल से राव नरेंद्र लड़ते आए हैं, वो अब की बार कांग्रेस की टिकट के लिए, कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, अटेली से जरूर वो है टिकट के लिए अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, और वो उनका टिकटार्थी में तकरीबन तय है कि उनको टिकट मिले। वहीं अगर बात करें उनके अलावा अनीता यादव जो हैं, वो भी टिकट की रेस में है। तो यही इसी के चलते राविंदरजीत को लगता है कि उनकी बेटी के लिए अटेली सेफ सीट है। पर मुझे लगता है कि टिकट मिलने के बाद
कहीं ना कहीं बीजेपी में ही संतोष यादव की बात करें या फिर और जो नेता संतोष हैं यादव के सुरभि से बगावती दिख रहे हैं। हाँ हाँ, वही वजह है कि कहीं ना कहीं इसका सामना अगर आरती राव को करना पड़ गया तो कहीं ना कहीं आरती राव को नुकसान हो सकता है। अगर बात करते हैं नांगल चौधरी की बात करते हैं तो नांगल चौधरी पर इस समय बीजेपी का कब्जा है, तो क्या वहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा मजबूत रहेगा इस बार या फिर कमल खिल जाएगा? देखो, नांगल चौधरी एक ऐसी सीट है जहां पर राव इंद्रजीत मन से चाहते हैं कि वहां पर टिकट बदले, पर चाहकर भी टिकट बदलवा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो उम्मीदवार बीजेपी का अभय है यादव छवि अच्छी है उनकी, अच्छी छवि है और उनका मजबूत कैंडिडेट है। कैंडिडेट भी। और दूसरी बात क्या है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो काम सही मायने में नांगल चौधरी जैसे हल्के में किए हैं अभय सिंह ने, वो काम शायद नांगल चौधरी एक नहरी पानी जो एक राजस्थान से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर नहरों का पानी किस तरीके से पहुँचा है वो एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, वो शीर्ति चौधरी, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ से वो एक उनका काफ़ी प्रभाव है, वहाँ पे उनके भी समर्थक है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। पर मुझे लगता है कि चाहकर भी वो नांगल चौधरी की सीट पर नहीं छिड़वा सकते, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी का मजबूत उम्मीदवार है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मूलाराम है, जो जेजेपी के टिकट से कहीं ना कहीं चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी है मंजू चौधरी हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार के तौर पर हो सकती है। विनय सिंह जो राव जो अभय सिंह के ही रिलेटिव हैं और उन्हीं के गांव के हैं। वहीं विनोद भील हैं जो वहाँ के पार्षद हैं और 2019 में 2014 या 19 में उन्होंने अच्छे खासे वोट भी प्राप्त किए थे। चंद्र प्रकाश हैं, इस और भी कई उम्मीदवार हैं। पर मुझे लगता है कि नांगल चौधरी सीट का जो आप अगर जातिगत समीकरण देखें तो वहाँ पर यादव और गुर्जर जो है वो अच्छी खासी तादाद में है, और गुर्जरों में जो है मूलाराम का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, वहाँ पर गुर्जर समाज काफ़ी ज़्यादा वोट उनका है, और तकरीबन भी लग रहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ पर तय है। कांग्रेस की तरफ से शायद मूलाराम को ही वहाँ पर टिकट मिले, पर मुझे लगता है वो सीट कहीं ना कहीं बीजेपी एक ऐसी सीट है जहाँ पर बीजेपी को लगता है नारनौल और नांगल चौधरी, जहाँ पर बीजेपी को लगता है सेफ सीट है, बिल्कुल सेफ सीट है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं नीरज की दक्षिण में बीजेपी मजबूत है, और जो सीट वितरण में है तो वहां पर कहीं ना कहीं इंद्रजीत अपना प्रभाव बनाने में इस बार कामयाब हुए हैं। नीरज, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।